नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी? जीत के तैयारी के क्रम में आज हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर से राउफ बदाना जी। इन्होंने जून 2022 के एग्जाम में जीआरएफ क्वालिफाई किया है इकोनॉमिक्स विषय में। आप जानते हो कि इकोनॉमिक्स में जीआरएफ क्वालिफाई करना आजकल के समय में बड़ा मुश्किल काम है और जम्मू कश्मीर जैसे जगह पे रह के इन्होंने अच्छी से पढ़ाई की है और जीआरएफ निकाला है। तो सबसे पहले बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन राउफ, कैसे हो आप? गुड आफ्टरनून सर, थैंक यू वेरी मच सर। और मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। तो राहुल, सबसे पहले जो हमारे व्यूअर्स हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो कैसा रहा, कैसे आपने प्रिपरेशन की सोची, तो क्या रहा है आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, आप उसके विषय में पहले बताइए। सर, जैसे कि आपने बताया, मैं जम्मू एंड कश्मीर से हूँ। मैं जम्मू एंड कश्मीर के नार्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कपवारा जो है वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मेरी बेसिक एजुकेशन यहीं पे नेटिव डिस्ट्रिक्ट में हुई है और उसके बाद मैं मास्टर्स करने कश्मीर यूनिवर्सिटी गया, यहीं कश्मीर में सर। वहाँ से मैंने मास्टर्स इकोनॉमिक्स में किया और दौरान मास्टर्स के ही आई गॉट एन आइडिया अबाउट दिस नेट एग्जाम और वहाँ पे मुझे शौक पड़ी नेट देने की। वहाँ से ही मैंने अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी स्टार्ट की सर। तो आपको कौन सा अटेम्प्ट में आपने जीआरएफ क्वालिफाई किया है, कौन सा अटेम्प्ट रहा आपका? सर, मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था। पहले 3 अटेम्प्ट दिए मैंने कंटिन्यूअसली, 3 टाइम्स मेरा नेट क्वालिफाई हुआ, लेकिन जेआरएफ नहीं हुआ एंड नाउ इन दिस फोर्थ अटेम्प्ट आई हैव फाइनली क्वालिफाइड जेआरएफ सर। तो आपको क्या लगता है कि जीआरएफ निकालने के लिए क्या सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए और कब से एस्पिरेंट को प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए ताकि वो बेहतर रिसर्च कर सकें और बेहतर स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकें? 40,000 का एटलीस्ट मुझे लगता है इस समय स्कॉलरशिप होगा, तो यस वो सर। एक पूरी तरीके से सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं। तो आपकी क्या आपको लगता है कि कब से उनको प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए, किन इंपॉर्टेंट बुक्स को उनको चुनाव करना चाहिए जिससे कि वो काफ़ी बेटर कर सकें? सर, जैसे ही मास्टर्स में कोई भी स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो वहीं से एक एलिजिबिलिटी क्रिएट हो जाती है इस नेट एग्जाम में बैठने के लिए और वहीं से ज़्यादा स्टूडेंट्स इनकरेज भी होते हैं नेट एग्जाम देने के लिए। तो उनको मास्टर्स में ही इसकी अच्छी तैयारी करनी चाहिए और उससे पहले जो ड्यूरिंग अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज में उन्होंने जो पढ़ा होता है वो भी अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए और मास्टर्स के दौरान उनको अच्छी खासी मेहनत करनी चाहिए। जितना फ्रेश रहता है मास्टर्स में स्टूडेंट, उतने ज़्यादा चांसेस रहते हैं क्वालिफाई करने के और मास्टर्स के दौरान ही उनको पढ़ना चाहिए। और एक स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि इसमें गाइडेंस अच्छी होनी चाहिए सर। खाली अगर हम खुद सेल्फ रिलायंट रहेंगे, बुक्स ज़्यादा पढ़ेंगे, उससे भी उतना ज़्यादा काम नहीं चलता है इकोनॉमिक्स में, क्योंकि एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, काफ़ी सारे टेक्निक्स हैं जो कि सीखनी तो पड़ती हैं सर। और इसमें एक प्रॉपर मेंटरशिप ज़रूरी है सर, किसी न किसी टीचर की। जी जी जी। आपको क्या लगता है आपने कौन सी ऐसी बुक्स है जिसको आपने कंसल्ट किया, क्या आपके लिए बेटर बुक रही? आप उसको अगर आप बताना चाहें तो आप बता सकते हो। सर, जैसे कि हमारे डिफरेंट सिलेबस के तहत इस एग्जाम को डिफरेंट पोर्शंस में सेपरेट रखा गया है। जैसे मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स था, माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने हालर वेरिएंट पढ़ी सर और कोटशेनिस पढ़ी और वाल्टर निकोलसन भी थोड़ी सी पढ़ी। अगेन हालर वेरिएंट एक ऐसी बुक है जिसमें ज्यादा कोडेड मैसेज हैं, उसको डिकोड करने के लिए आपको एक मेंटर की जरूरत तो पड़ती है सर। बिल्कुल मैंने बिल्कुल। इसमें आपके क्लासेस भी सर फॉलो किए रेगुलरली और जो मेरे लूप होल्स रहे थे, 3 बार मैंने पहले भी नेट दिया, 3 बार नेट क्वालीफाई भी किया, जेआरएफ नहीं हुआ। वो लूप होल्स इस बार मैंने आपकी क्लासेस अटेंड करके उनको ओवरकम किया सर। और जो कुछ छूट रहा था माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो भी ठीक हुआ। उसके बाद सर मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने फ्राइन पढ़ी, मैनक्यू पढ़ी और ओपन इकोनॉमी के लिए ओलिवर एंड ब्रांचर डी पढ़ी सर। जबरदस्त, फिर बहुत ही अच्छी बुक। सर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है जो हमारा, इसके लिए मैंने एबी थरवाल और एमएल जिंगन यही 2 बुक्स पढ़े और थोड़ा सा चार्ल्स जॉन्स भी पढ़ी सर। जी 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 जी। और अगेन सर इंटरनेशनल ट्रेड के लिए सैल्वाडोर, दैट इज कंसीडर्ड एज द बाइबल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यस यस, नो तो आई डाउट हैव नो डाउट। फॉलोड दैट इन दिस एज वेल। एंड देन फॉर पब्लिक फाइनेंस मुस्ग्रोव, हेंड्रिक्स एंड माइल्स। और फिर इंडियन इकोनॉमी एंड दैट रिमेनेड अ चैलेंजिंग टास्क फॉर मी बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंडियन इकोनॉमी में ज्यादा करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो स्टैटिक पोर्शन मैंने ठीक रखा था लेकिन करंट अफेयर्स में कहीं स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन इस बार मैंने सर्वे और बजट भी अच्छे से कवर किया था, तो फिर भी इंडियन इकोनॉमी ठीक रहा सर नहीं इस नहीं, बार। काफ़ी अच्छा, तब भी आपका रिजल्ट इतना अच्छा रहा है। तो आप ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि जो चेंज हो रहा है पैटर्न, जब काफ़ी बच्चे ये कह रहे हैं काफ़ी पैटर्न चेंज देखने को मिल रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहा है, क्या चीज़ें सर अब ज़्यादा पूछी जा रही हैं पहले के कंपेरिजन में? सर यूजुअली पहले तो फैक्चुअल चीजें ज्यादा पूछी जा रही थी नेट के एग्जाम में। इकोनॉमिक्स की जहां तक मैं बात कर सकता हूँ, मैंने 3 बार पहले भी एग्जाम में बैठ चुका हूँ मैं। इस बार एग्जाम में नई चीजें ये देखने को मिली है, एनटीए ने एक यू टर्न लिया कि इस बार उन्होंने काफी ज्यादा कांसेप्ट मतलब चेक किए, हमारे अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट की इन डेप्थ उन्होंने इस बार चेक की सर। और ऑप्शंस भी काफी ज्यादा क्रैकिंग बनाए कि ऑप्शन कहीं से एलिमिनेट नहीं हो रहा था। वी वर नॉट इवन एबल टू एलिमिनेट अ सिंगल ऑप्शन आउट ऑफ 4 गिवन यस यस। ऑप्शंस।
एंड फॉरेन ऑथर्स पे कहीं ना कहीं फोकस शिफ्ट हो गया, यूजुअली इंडियन ऑथर्स पे ज्यादा शिफ्ट फोकस था, अभी इस बार एग्जाम में मुझे लगा कि फॉरेन ऑथर्स को एज मिली है सर। एस्पिरेंट का ऐसा मानना है कि अब जो थोड़े से क्वेश्चन आ रहे हैं वो करेंट इंडियन इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा इनका फोकस रह रहा है, साथ ही साथ जो है मैथमेटिकल थोड़ा सा जो है चीज़ें पूछी जा रही हैं, जो जैसे माइक्रो या मैक्रो जो भी कुछ पूछो तो उसमें जो है थोड़ा सा मैथमेटिकल उसका एनालिसिस आपको आना चाहिए, और प्लस इंडियन इकोनॉमी के ऊपर भी ज़्यादा फोकस कर रहा है आपका जो है इस समय यूजीसी और एनटीए। ये सर इस बार जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से काफी ज्यादा वेटेज रखी उन्होंने, क्योंकि कहीं कंज्यूमर थ्योरी से भी उन्होंने मैथमेटिकल क्वेश्चंस पूछे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी उन्होंने मैथ्स को थोड़ा टच किया हुआ है सर। और इंडियन इकोनॉमी जो थी सर उसमें काफी ज्यादा करंट पे फोकस रहा था, अराउंड 18 क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी एंड दे वर ऑलमोस्ट ऑफ नेक्स्ट लेवल सर। वेरी तो नाइस। उनके लिए एक अच्छी से स्ट्रेटजी होनी चाहिए, पहले स्टैटिक पोर्शन बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए इंडियन इकोनॉमी की, फिर उसको करंट के साथ लिंक करके चलना है सर, तभी जाके इंडियन इकोनॉमी में एटलीस्ट 50 टू 70-80% वाला स्कोर कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको क्या लग रहा है कि सबसे बेस्ट जो है बुक या फिर मैगजीन क्या हो सकती है इंडियन इकोनॉमी के लिए आजकल? इंडियन इकोनॉमी के लिए सर मैंने रमेश सिंह पढ़ी थी और बेसिक एनसीईआरटीज भी पढ़ी थी, और इकोनॉमिक सर्वे और बजट जरा फॉलो किया था सर। और आपकी क्लासेस इंडियन इकोनॉमी की मैंने जो पढ़ी सर, एनालिसिस उनका देखा, जो लाइव क्लासेस भी अटेंड की, तो सर उनसे भी काफी हेल्प मिली, जो कुछ आपने डेटा कलेक्ट करके बताया था सर। जी जी। देखिए इस समय जो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर ज़्यादा फोकस है, तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो आप जो है जैसा कि राहुल बता रहे हैं, आप हमेशा इकोनॉमिक सर्वे को ध्यान में रखो, बजट को ध्यान में रखो, क्या एलोकेशन हो रहा है। आरबीआई के साइट पे जाइए, मोस्पी के साइट पे आप जाइए, आप देखिए क्या क्या चीज़ें हो रही है, कौन सी योजनाएं आ रही हैं, क्या जो है बजट आ रहा है, क्या एलोकेशन आ रहा है। आप इकोनॉमिक सर्वे में देखो गवर्नमेंट क्या प्लानिंग लेके आ रही है, क्या चैलेंजेज है। अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो वन ऑफ द बेस्ट बुक ही डॉक्टर एस एन लाल। डॉक्टर एस एन लाल की हिंदी मीडियम में इंडियन इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी बुक है। इंग्लिश मीडियम में हो तो जैसा आप राहुल बता रहे हैं कि रमेश सिंह से आप अपनी कॉन्सेप्टुअल क्लियरिटी को कर सकते हो। वेरी नाइस। चलिए अब आप ये बताइए जो मैथमेटिकल है, जैसे कि इसमें आप इकोनोमेट्रिक्स को आप ले लो या फिर स्टैटिस्टिक्स के पार्ट ले लो या मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को ले लो, तो उसके लिए आपने कौन सी बुक जो है पढ़ा है, क्या उसके लिए आपके सर लिए? सर इकोनॉमेटिक्स मैंने गुजराती से पढ़ी ज्यादा, और स्टैटिस्टिक्स के लिए मैंने कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक नहीं की, कंसेप्ट मैंने सिर्फ आपकी क्लासेस देखे सर स्टैटिस्टिक्स की, वो ओके। मेरे लिए एनफ रहे, मैंने स्टैटिस्टिक्स के लिए एज सच कोई सेपरेट बुक नहीं फॉलो की सर। तो जैसा कि राहुल बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आपको डरने की जरूरत नहीं है इकोनोमेट्रिक्स और स्टैटिस्टिक्स के नाम पे। आप कोई भी एक बुक पढ़ लीजिए, और जितना आप लोग माइक्रो और मैक्रो के ऊपर फोकस करते हो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, अगर उतना फोकस आप स्टैटिस्टिक्स इकोनोमेट्रिक्स पे करोगे तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली है। बट कई बार ये होता है कि हिंदी मीडियम के बच्चे हैं या फिर ऐसे बच्चे हैं जो कभी इकोनोमेट्रिक्स पढ़े ही नहीं हैं, उनके मास्टर में नहीं रहा है, वो डर जाते हैं। तो बेसिकली डरने की आवश्यकता नहीं है, एक बार अच्छे से लगने की आवश्यकता है, और आप अगर करोगे तो नो डाउट आप कर सकते हो। तो आप ये बताइए अब राउत, अब आप जो है जीवन में क्या करना चाहते हैं? अब आपने एक बहुत आप बड़ा जो गोल है आप जो लेके चल रहे थे उसको आपने अचीव कर लिया है, अब आपने जेआरएफ क्रैक कर लिया, अब आप क्या सोचते हो आपको पीएचडी कहाँ से करनी है? आपको क्या लगता है कहाँ से पीएचडी होनी चाहिए आपकी? सर पहले तो मेरा शौक है, मैं जेएनके हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज असिस्टेंट प्रोफेसर जाना चाहता हूँ, मैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा तैयारी कर रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भी मेरी चल रही है। तो मैं एक बार यहाँ पे देखूंगा सर, और अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ऑलरेडी सर जेएनके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एज बीट गार्ड जॉब भी कर रहा हूँ, और apart from performing duty I had to prepare myself for this exam, वो एक चैलेंजिंग टास्क था मेरे लिए। तो एज सच अभी मैं पीएचडी के लिए नहीं जा सकता, मैं जॉब भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं डेफिनेटली सोच रहा हूँ जैसे ही मेरा एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम क्लियर हो जाता है तो जेएनके श्योर स्टेट, आपका होगा ही होगा, ऐसा जो तो है हो ही नहीं सकता है कि आप अगर एग्जाम फिर में तो एक बैठो और एडमिशन आप मिल जो है जाएगी। इतनी अच्छी प्रिपरेशन करे हो, आपने जेआरएफ क्रैक किया है, तो आपका जरूर होगा, पक्का होगा, यस जरूर सर। होगा। तो चलिए आपसे मिलके काफ़ी जो है अच्छा लगा, और जितने भी हमारे जो व्यूवर्स हैं जो कि जानना चाहते हैं कि किस तरीके से हम तैयारी करें, कैसे क्रैक करें, उनको भी काफ़ी आपसे जो है हेल्प मिली होगी। और जैसा कि आपने बताया कि अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो सबसे पहले अपनी विल पावर को स्ट्रांग करो, और जब भी एमए में एडमिशन ले रहे हो, आप अब प्रीवियस में जा रहे हो, फर्स्ट सेमेस्टर में जा रहे हो, तभी से आप अपनी स्तरीय किताबों को पढ़ो, नोट्स को पढ़ो, और अपना एक माइंड सेटअप करो कि हमको क्रैक करना है। अगर आप यस सोच लिए कि अगर आपको क्रैक करना है तो आप क्रैक कर लोगे, तो इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले आप अपना माइंड सेटअप करो, सोचो। तो सबसे बड़ी बात यही है जो राउफ बता रहे हैं कि आप अपना माइंड सेटअप करिए और सोचिए कि हमको ये करना है। अगर आप सोच लेंगे तो आप कर लेंगे। क्या राय है आपका राउफ? सर एग्जाम में कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सर। किसी एक एग्जाम का जो फंडा है क्रैक करने का, सबसे पहले हार्ड वर्क तो सारे ही करते हैं जो एग्जाम देने जाते हैं, लेकिन उनका एक कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन और पैशन होना चाहिए एग्जाम क्रैक करने के लिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है एग्जाम क्रैक करना।
और इस एग्जाम का मैं बताऊंगा, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक ट्रेंड समझते हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक को ज्यादा वेटेज है और किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पीवाईक्यूज को अटेम्प्ट करना एट द सेम टाइम इज वेरी क्रूशियल। और मैंने पहले ही बताया कि एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स को एक गाइड जरूर होना चाहिए अच्छा सा सर। वेरी नाइस। तो चलिए, राउफ का मानना है कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने किताबों को पढ़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, लेकिन जो ट्रेंड्स है यूजीसी का, एनटीए का, कि वो क्या पूछ रहा है, उसके लिए प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है उसको जरूर ध्यान में रखें कि आपको कैसे अपनी स्ट्रेटजी को बदलना है अकॉर्डिंग टू एनटीए एंड यूजीसी। तो अगर आप ऐसा करोगे और डेडिकेशन दिखाओगे और कंसिस्टेंट रहोगे, अब ऐसा होता है कि कई बार आप जोश में आके 2-4 दिन पढ़ाई करते हो 12 से 14 घंटे की, उसके बाद 2 महीने तक पढ़ाई नहीं करते हो, ये नहीं होने वाला है। तो आप देखोगे ना, इसमें जो है आपकी इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी। तो आपको कंसिस्टेंट बिहेवियर करना है और आप एक रेशनल जो है कंज्यूमर टाइप का आपको बिहेवियर करना है और आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। मतलब आप अगर 8 घंटे की पढ़ाई करते हो तो उसको रेगुलर वे में करो, अपना खुद का एक अच्छा नोट्स बनाओ और ये सोचो कि किस तरीके से एनटीए अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कर रहा है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, उसी हिसाब से आप भी अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करो, उसी हिसाब से आप अपने माइंडसेट को चेंज करो। तो नो डाउट इस एग्जाम को आप राउफ की तरह ही जरूर क्रैक कर सकते हैं। यस सर। तो थैंक यू सो मच राउफ, आपने जो है अपना समय दिया और सारे बच्चों को गाइड किया। और नो डाउट मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में बहुत सारे लोग जो कि काफ़ी दूर बैठे हुए हैं, कोई उड़ीसा में बैठा हुआ है, कोई जम्मू कश्मीर में बैठा हुआ है, कोई छत्तीसगढ़ से है, कोई जो है साउथ से है, वो लोग भी आपको सुने और आपके जो नज़रिया है, आपका जो एक्सपीरियंस है, उससे फ़ायदा उठाएं और हमसे फिर से वो इंटरव्यू करने आए। तो थैंक यू सर, आपने अपना कीमती टाइम निकाल के मुझे यहाँ बुलाया, मैं मुझे भी बात करने का मौका मिला सर। और मैं इस चीज़ के लिए भी शुक्रगुजार हूँ आपका, आपकी एक प्रॉपर मेंटरशिप रही इस एग्जाम में मेरे साथ, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली, मैंने कई लूप होल्स मेरे साथ रहे वो आपने ओवरकम किए। और यस, इट रिमेंड ओवरऑल नाउ अ गुड परफॉर्मेंस एंड आई एम हैप्पी नाउ सर। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आप जीवन में बहुत अच्छा करिए, बहुत अच्छा करिए। और जब आपका एक सपना है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने जम्मू कश्मीर में, हम भगवान से जो है, अल्लाह से, गॉड से हम अब जरूर प्रार्थना करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी उस प्लेटफॉर्म पे जाएं और फिर एक बार आपसे फिर मुलाकात हो और फिर एक और वीडियो के साथ हम आएँ जिसमें हम बात करें कि राव बदाना अब असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जम्मू कश्मीर में। बहुत बहुत आपको जो बधाई, बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच। सारे व्यूवर्स को थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। ऐसे ही लगे रहिए, कुछ अच्छा करिए, कुछ बड़ा करिए, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ। I like Rauf.